लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं, वो दोनों चीज़ें पे आपको 30% फ्लैट टैक्स लगेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही सिर्फ माइनस करने मिलेगा और कोई खर्चा आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। एंड उसका जो करस्पॉन्डिंग TDS का सेक्शन था वो था 194S। 194S के अंदर TDS के प्रोविजंस दिए थे कि TDS जो है वो किस तरह से डिडक्ट होने वाला है। उसके पहले हमने 234A, 234B, 234C ये तीन सेक्शन से डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी हमने डिस्कस की थी, DRC करके। अब फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों को पहले तो चैप्टर पढ़ना है वो है सेक्शन नंबर 14A करके, 14A। फटाफट हो जाएगा ये। रेस्ट्रिक्शन ऑन अलावेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, सेक्शन नंबर 14A। लास्ट जो यूनिट है आपका 5th यूनिट, उसके अंदर दिया हुआ है। अब 14A जो है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑन अलावेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या दिया है ये सेक्शन के अंदर, ध्यान दो। आप अगर कोई इनकम अर्न करते हो, इनकम, तो वो इनकम अर्न करने के लिए आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स, इनकम जो है, समझो कि आपकी इनकम आ रही है और वो इनकम टैक्सेबल है, टैक्सेबल। सो आपको कोई तो इनकम आ रही है और वो इनकम क्या है, टैक्सेबल है। तो फ्रेंड्स, ये इनकम कमाने के लिए जो भी आपके खर्चे हुए रहेंगे, कहने से वो सारे के सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे, मतलब माइनस करने मिलेंगे। एंड अगर कोई इनकम आप अर्न कर रहे हो और वो इनकम एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो फिर उसके खर्चे भी क्या होने चाहिए, डिसअलाउड होने चाहिए, डिसअलाउड। खर्चे भी क्या होने चाहिए, डिसअलाउड होने चाहिए। सो अगर कोई इनकम है जो टैक्सेबल है, तो वो इनकम कमाने के लिए जो भी आपके खर्चे हुए रहेंगे वो सारे के सारे अलाउड होने चाहिए। एंड जो भी इनकम एग्जम्प्ट है वो कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए रहेंगे वो डिसअलाउ होने चाहिए। अब तुम समझो, तुम 20 लाख की इनकम कमा रहे हो जो टैक्सेबल है, और तुम 10 लाख की ऐसी इनकम कमा रहे हो जो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट जब मैं बोलूं, इसका मतलब कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 जो है उसके अंदर कहने से आपको लिस्ट दिया हुआ है एग्जम्प्ट इनकम्स का, कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम हो गया। फिर पता हो तो अपन ने 1038 पढ़ा था कैपिटल गेन्स के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो सेक्शन 10 जो है 10, उसमें आपको लिस्ट दिया गया है कौन सी चीज का, एग्जम्प्ट इनकम्स का, ऐसी इनकम्स जिस पे टैक्स नहीं लगता है। अब फ्रेंड्स, आपने कुछ टैक्सेबल इनकम अर्न की है, यह ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स लग रहा है और वो इनकम का अमाउंट है 20 लाख, और आपने एग्जम्प्ट इनकम अर्न की है और वो इनकम का अमाउंट है 10 लाख। अब समझो कि आपकी एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए खर्चे हुए थे 5 लाख, और ये टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए खर्चे हुए थे 5 लाख और एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए खर्चे हुए थे 3 लाख। सो अब आपको करना क्या चाहिए, तो आपको करना चाहिए 20 lakhs माइनस 5 lakhs, 15 lakhs इज योर फाइनल इनकम जिस पे टैक्स आना चाहिए आपको। ये चीज तो कहने से आपको इग्नोर ही करनी चाहिए, दोनों चीजें। नाउ एज अ टैक्स पेयर लोग क्या कर रहे थे, 20 lakhs माइनस 5 lakhs माइनस 3 lakhs, मतलब जो खर्चे आपके एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ये खर्चे को ऐसा दिखा रहे हो क्या कि वो टैक्सेबल इनकम के लिए हो रहे हैं।
वो टैक्सेबल इनकम के लिए हो रहे हैं, ताकि क्या हो जाए कि आपको 20 लाख में से 5 लाख गया माइनस 3 लाख, मतलब आपको टैक्स आ जाए 12 लाख पे। समझो ना, कुछ ऐसे भी तो खर्चे होंगे जो कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर्स होंगे। अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर है, दोनों इनकम कमाने के लिए खर्चे हो रहे हैं, आप तो हमेशा यही चाहोगे क्या कि हम खर्चा अलोकेट कर दे, किसको? टैक्सेबल इनकम को। जितना हम खर्चा टैक्सेबल इनकम को अलोकेट करेंगे उतना अपना फायदा है, खर्चा माइनस करने मिलेगा, फाइनल इनकम अपनी कम हो जाएगी, फाइनल इनकम जो है वो अपनी कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई इनकम आप अर्न कर रहे हो और वो इनकम टैक्सेबल है, टैक्सेबल, तो उसके खर्चे आप माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, तो उसके जो खर्चे होंगे वो तो डिसअलाउ होने चाहिए। अब जो डिसअलाउ खर्चे हैं, लोग क्या कर रहे थे, यही खर्चे टैक्सेबल इनकम के सामने एडजस्ट कर रहे थे। इसीलिए एक सेक्शन आया 14A करके। 14A रेस्ट्रिक्शन ऑन अलावेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तुम्हें हेडिंग समझ में आ रहा हो? रेस्ट्रिक्शन ऑन allowability of expenditure. Now, as per section 14A, expenditure incurred in relation to any exempt income is not allowed as a deduction while computing income under any of the 5 heads. So, जब आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो, जो भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, ये सारे एक्सपेंडिचर आपको हम माइनस करने नहीं देंगे। अब समझो कि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप लोगों ने समझो इनकम दिखाई है 20 लाख, उसमें से ये 5 और 3 12 लाख आपने फाइनल इनकम दिखा दी। सो जो भी आपके खर्चे हुए थे कौन सी चीज के लिए? एग्जम्प्ट इनकम के लिए, वो सारे के सारे खर्चे आपने टैक्सेबल के सामने माइनस कर दिए। अब आपने अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न है, रिटर्न वो भी फाइल कर दिया। अब इनकम टैक्स रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया फ्रेंड्स, तो आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आपने जो भी एक्सपेंस के डिडक्शन लिए, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, अगर ये एक्सपेंस का जो डिडक्शन है उससे एओ सैटिस्फाइड है, सैटिस्फाइड एओ जो है वो सैटिस्फाइड है कि नहीं भाई असेसी ने बराबर एक्सपेंस माइनस किए हैं, तो फिर ठीक है, देन नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर एओ इज नॉट सैटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम, आप समझो आपने ये रिटर्न फाइल किया, आपने एग्जम्प्ट इनकम भी दिखाई है 10 लाख है और आपने टैक्सेबल इनकम दिखाई है 12 लाख है नेट। तो एओ ने क्या देखा कि आप बोल रहे हो कि आपकी ये एग्जम्प्ट इनकम 10 लाख है, तो कहने से शायद कुछ खर्चे ये इनकम के लिए भी हुए होंगे और आपने कोई यहां पे खर्चे दिखाए हुए नहीं है। समझो आपने सारे खर्चे इधर ही दिखाए। एओ इज नॉट सैटिस्फाइड विद द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस क्लेम्ड बाय असेसी। एओ अब सेटिस्फाइड नहीं है, तो एओ के लिए फिर एक रूल बनाया गया है, रूल नंबर 8D करके। एओ के पास पावर आ जाता है, क्या पावर आ जाता है कि वो अब कैलकुलेट कर सकता है, क्या कैलकुलेट कर सकता है कि कितने एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट इनकम को अलोकेट होने चाहिए, कितने एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट इनकम को अलोकेट होने चाहिए। ये पावर आ जाएगा, कहां से मिलेगा ये पावर? रूल नंबर 8D से। आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? सो आप इनकम बता रहे थे जो टैक्सेबल है, तो उसके सामने एक्सपेंस माइनस करो, दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो जो एग्जम्प्ट है, तो उसके सामने जो भी खर्चे हुए रहेंगे यानी से वो तो माइनस करने नहीं मिलने चाहिए। लोग क्या करेंगे, ये खर्चे जानबूझ के दिखाएंगे कि टैक्सेबल के लिए हुए हैं और खर्चा माइनस करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने अपने रिटर्न के अंदर डिडक्शन लिया है ऑफ एन एक्सपेंडिचर एंड असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं भाई खर्चे बराबर माइनस किए, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम, तो फिर रेफर रूल नंबर 8D। अब नीचे जो रूल दिया हुआ है 8D,
वो आपको क्या एक्सप्लेन करता है? तो वो आपको एक्सप्लेन करता है कि कितने खर्चे आपके हम एग्जम्प्ट इनकम के लिए मानेंगे, कितने खर्चे हम आपके एग्जम्प्ट इनकम के लिए मानेंगे। ये आपको एक्सप्लेन करता है कौन सा रूल? रूल नंबर 8D। अब क्या दिया है रूल नंबर 8D में? देखो, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एग्जम्प्ट इनकम, नंबर 1, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटिंग टू एग्जम्प्ट इनकम। अब पता ही चल रहा है कि कोई खर्चा ऐसा है जो एग्जम्प्ट इनकम के लिए ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो फिर आपके जो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस हैं, कहने से वो तो पता ही चल रहा है क्या कि ये खर्चे एग्जम्प्ट इनकम के लिए ही हुए हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जम्प्ट इनकम, पता ही चल रहा है कि ये खर्चा कभी टैक्सेबल के लिए हो ही नहीं सकता, कहने से वैसे खर्चे तो आप पहले लिख लो। एंड अब देखो, उसमें ऐड करो, क्या ऐड करो? अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ एनुअल एवरेज of monthly average of opening and closing balance of the value of investment, income from which does not form part of total income। आपने कहने से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए, आपने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका पहले मंथली एवरेज लो, मंथली एवरेज का एनुअल एवरेज करो एंड उसका 1% ले लो आप। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब अप्रैल मंथ है ना, अप्रैल मंथ का ओपनिंग बैलेंस लो, क्लोजिंग बैलेंस लो, डिवाइड बाय 2 करो, यह आ गया ओपनिंग का एवरेज। मतलब ये किसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग? तो आप जो एग्जम्प्ट इनकम कमा रहे हो ना, एग्जम्प्ट इनकम, उसमें कुछ ना कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझो आपने 100 लाख रुपीस डाला है, 100 लाख किस में? बॉन्ड्स के अंदर, बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स के ऊपर एग्जाम्पल लो के इंटरेस्ट आ रही है जो एग्जम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10(15). तो ये जो 100 लैक्स है ना, 100 लैक्स, दिस इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप क्या करो, पहले हर महीने का आप वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का एवरेज ले लो, ऐसे करते जाओ 12 महीने तक। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्ड्स 100 लैक्स के खरीदे, अप्रैल के स्टार्ट में 10 लाख के बेच दिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 90, फिर ओपनिंग वापस से 90, फिर समझो और 20 लाख के खरीदे तो क्लोजिंग इज 110। तो आपका फ्लक्चुएट हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग। पहले जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 करते जाओ। सो आपको क्या मिल जाएगा? मंथली एवरेज मिल जाएगा, मंथली एवरेज। और ये जो 12 महीने का अमाउंट आया ना, उसको डिवाइड बाय 12 करना फिर, तो इट इज योर एनुअल एवरेज। तो क्या लिखा है देखो, एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब ये जो अमाउंट आएगा आपको, अच्छा ऐसे करते जाना है अप टू मार्च मंथ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यह आ गया एवरेज। ये सबका टोटल करके डिवाइड बाय 12 करोगे, एक अमाउंट आएगा आपको, इसका आपको 1% ले लेना है, 1%। हम ऐसा समझेंगे कि इसका 1% भी खर्चा हुआ रहेगा, किसके लिए हुआ रहेगा? एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए। इसका 1% भी खर्चा हुआ रहेगा एग्जम्प्ट इनकम के लिए। और ये आपका हो चुका टोटल अमाउंट, जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो अलोकेट करना चाहिए टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम। सो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, बैठा दिमाग में। अब है ना, अब एक चीज यहां पे समझने जैसी क्या है, आप है ना
इधर ले रहे हो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का एवरेज, दैट इज ईयरली एवरेज एंड मंथली एवरेज का ईयरली एवरेज, पहले मंथली एवरेज फिर ईयरली एवरेज और उसका 1%। तो अब तुम ऐसा समझो, तुम्हारे सब मिला के एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंसेस हुए ही 4 लाख के हैं, सुनना बराबर से, हुए ही 4 लाख के खर्चे हैं तुम्हारे, एंड इसमें से कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जम्प्ट इनकम, समझो वो है 1 लाख के, और तुमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और फिर एवरेज लिया और फिर ईयरली एवरेज लिया, उसका 1% आपने निकाला ना, 1%, वो 1% ही आ रहा है 5 लाख। टोटल खर्चे ही आपके 6 लाख के दिखा रहे हैं यहां पे, कि हम जो खर्चे अलोकेट करना चाहते हैं एग्जम्प्ट इनकम के लिए वो 6 लाख है, बट भाई तुम्हारे टोटल खर्चे ही 4 लाख के हुए हैं, तो हम कैसे फिर डिसअलाउ 6 लाख कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने एक नोट डाली है, क्या, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रेफर्ड इन ए एंड बी शैल नॉट बी मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द असेसी। उससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें समझ में आया, ज्यादा तो अमाउंट ज्यादा आ सकता है एज पर रूल 8D। दिस इज एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एंड ये क्या है, एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज का 1%। तो ये जो एवरेज आया, कहने से वो तो ज्यादा हो सकता है एवरेज आपका, तो यहां पे आप 5 लाख लोगे तो टोटल खर्चा हो गया, इधर जो डिसअलाउ होना चाहिए वो है 6 लाख। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फिर हम डिसअलाउ कितना करेंगे, 4 लाख। क्यों 4 लाख? अरे खर्चा ही जब 4 लाख हुआ है तो हम डिसअलाउ भी उतना ही करेंगे। गया बेचे में। अब नीचे एक पॉइंट दिया है, क्या, एक सर्क्यूलर है 5/2014। The CBDT has, through this circular, clarified the legislative intent to allow only that expenditure which is relatable to earning income. Therefore, it follows that the expenditure which are relatable to earning exempt income have to be considered for disallowance, irrespective of the fact whether such income has been earned during the financial year or not. So, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप, ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर में खर्चे कर रहे हो टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, बट इनकम नहीं आई है, इनकम आई नहीं है इस साल। ऐसा होगा ना कि खर्चे हो रहे हैं बट इनकम अभी तक आई नहीं है। अब अगर इनकम अभी तक आई नहीं है, तो भी क्या खर्चे डिसअलाउ करने पड़ेंगे? तो आंसर इज यस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स में इनकम दिखे, एग्जम्प्ट इनकम आपको मिलनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। आपने खर्चे किए टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, इट विल बी डिसअलाउड। 14A read with 8D provides for disallowance of expenditure even where the taxpayer has not earned any exempt income in a particular year. मैं तो बोलता हूँ ये सर्कुलर हटा के ये जो रेड में 2 लाइन लिखी है वो भी याद रख लोगे तो भी हो गया बस। आपको इनकम नहीं आई है तो भी आपने खर्चे किए तो वो भी डिसअलाउ करने पड़ेंगे। और लास्ट में आपके बुक में एक केस लॉ दिया हुआ है। क्या है ये केस लॉ? ये केस लॉ में ये बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिल रहा है, कोई चीज को लेके डिडक्शन मिल रहा है चैप्टर 6A के अंदर, तो अंडरस्टैंड ये इनकम है ना, ये इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट इनकम। ये इनकम इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम एंड देन यू आर गेटिंग डिडक्शन। तो अगर कोई डिडक्शन मिल रहा है आपको कहां पे, चैप्टर 6A के अंदर, क्या उधर भी आपको 14A सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। 14A applies only in case of exempt income. Understand, when you are getting deduction under chapter 6A, income is not exempt. Income is first taxable and then you are getting some deduction. आपको याद हो तो आपने इंटर सीए में एक पढ़ा होगा 80 QQB, रॉयल्टी ऑन बुक्स, 3 लाख का डिडक्शन मिलता है आपको।
तो तुम समझो उधर उधर आप चैप्टर 6A जब चैप्टर 6A के डिडक्शन का ये कर रहे हो, इफेक्ट दे रहे हो, तब आप कोई 14A के प्रोविजंस अप्लाई मत करना. 14A इज एप्लीकेबल इफ इनकम विच यू आर अर्निंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. शॉर्ट में बोलूं तो सेक्शन 10 जब आएगा तब 14A का एप्लीकेशन आता है. समझा? बस ये चैप्टर में इतना ही है, कुछ है नहीं और डिस्कशन में. आपको बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 14A के अंदर, देख लो, कुछ है नहीं ज़्यादा, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन. चल, समझा? ओके. अब नेक्स्ट जो आज अपने को डिस्कशन करना है वो है ब्लैक मनी एक्ट. छोटा सा चैप्टर है, ध्यान देना. अब इसमें 5 क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं. Q&A बुक देखोगे आप, ये ब्लैक मनी एक्ट में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे. हाँ, ये 5 क्वेश्चंस हैं. एग्जाम में क्वेश्चंस सेम लेवल के आएंगे. पहले तो आपको ब्लैक मनी एक्ट पूरा है नहीं सिलेबस में, बहुत लिमिटेड पार्ट है. और लिमिटेड पार्ट में बेस्ट पार्ट ये है कि एक पार्ट आता है इसमें वैल्यूएशन ऑफ द असेट. तो वैल्यूएशन मैंने आप लोगों को याद हो तो एक स्लम सेल करके टॉपिक करवाया था, उसमें आपको एक रूल पढ़ाया था 11 UAE करके, जहाँ पे हम स्लम सेल में FMV1 एंड FMV2 विच एवर इज़ हायर हम FVOC लेते हैं. उधर याद हो तो मैंने आपको एक कुछ वैल्यूएशन के रूल्स करवाए थे 11 UAE में ही. तो वो बस वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट. 4-5 चीज़ें जो समझने जैसी है वो समझते हैं यहाँ पे, ध्यान देना. ब्लैक मनी एक्ट. The Black Money Undisclosed Foreign Income and Assets and Impacts Act 2015 passed on 26th May 2015 provides for stringent taxation of any undisclosed income in relation to foreign income and assets. पहली चीज़ तो अगर आपके पास फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड असेट्स हैं तो ही ये प्रोविजंस अप्लाई होने वाले हैं. मतलब समझो आपने कुछ इनकम कमाई है आउटसाइड इंडिया एंड वो आपने डिस्क्लोज नहीं की है, या आपके पास असेट्स है आउटसाइड इंडिया जो आपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. लॉ एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम AY 1617. 1617 से ये लॉ इफेक्टिव हो चुका है. अब ध्यान से सुनो. पहले तो तुम्हारे दिमाग में यहां पे डायरेक्टली डाउट आना चाहिए कि सर फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड असेट है, तो अपन इनकम टैक्स एक्ट में भी तो उस पर टैक्स लगा सकते हैं. तो जब अपन इनकम टैक्स एक्ट में उस पर टैक्स लगा सकते हैं तो फिर ये सब प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है. समझो कि सर हमने 2021 में कोई एक असेट खरीद लिया था बाहर जो हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, एंड फिर हम लोगों ने 24-25 में हमें AO को पता चला कि 2021 का असेट है और 2021 का असेट असेसी ने दिखाया हुआ नहीं है, जो असेट आउटसाइड इंडिया था. तो AO तो हमारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है. तो जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के प्रोविजंस है उसमें थोड़ी ऐसा लिखा है कि सिर्फ इंडियन इनकम ही आपकी यहां पे कवर्ड होगी.
इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में तो फॉरेन इनकम भी टैक्स कर सकता है। तो सर ये प्रोविजन बनाने की जरूरत क्या है? पहला पॉइंट समझ में आया आपको? ये डाउट समझ में आया पहले? तो फ्रेंड्स यहां पे ना बेस्ट पार्ट क्या है पता है ब्लैक मनी एक्ट का? आपने अभी अभी असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा। कहने से अगर मैं बैकवर्ड बात करूं, बैकवर्ड, तो अंडर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एज पर ओल्ड प्रोविजन यू कैन इशू नोटिस फॉर 10 years एंड एज पर न्यू प्रोविजन कहने से वो 5 years हो चुका है। एंड सर्च के केस में यू कैन गो फॉर 6 years। समझो एग्जाम्पल लो, 1819 प्रीवियस ईयर है, 1819 नहीं सॉरी 2008-9 प्रीवियस ईयर है, 8-9। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 8-9। समझो उस साल की कोई इनकम आपको मिली अभी, या उस साल का कोई असेट पता चला कि असेसी ने अक्वायर किया था। कब पता चला है? 24-25 में। 24-25 में आपको पता चला कि 8-9 में कोई इनकम आई है जो अनडिस्क्लोज्ड थी, आउटसाइड इंडिया आई है, आउटसाइड इंडिया। या आपके पास कोई असेट है विच इज अनडिस्क्लोज्ड आउटसाइड इंडिया। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 8-9 जो ईयर है, क्या उसका आप आज असेसमेंट कर सकते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट? आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। अरे कौन से सेक्शन में कर पाओगे? गया ना, सब टाइम लिमिट तो खत्म हो गया, सारी टाइम लिमिट तो खत्म हो गई। अब वो चीज को आप ब्लैक मनी एक्ट में कवर कर सकते हो। ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा नहीं है कि तुम्हें नोटिस इतने टाइम तक भेजना है, भेजो, 15 साल पुराना नोटिस भेजो। सो वो चीज आपकी ब्लैक मनी एक्ट में कवर हो गई। एक यहां पे ना इन्होंने प्रोविजन ही बना दिया है, पढ़ो ये। दोनों चीज़ें, वहाँ पे भी अगर असेस हो गया तो यहाँ पे नहीं आओगे, और वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आओगे। समझा? अब ये जो अपना ब्लैक मनी एक्ट है, पहले ये इंटरनेशनल टैक्सेशन जो इलेक्टिव पेपर था ना उसका पार्ट था, तब तो और डिटेल में था। और डिटेल में था मतलब क्या पता है? कि जैसे आपने अभी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, तो अपन ने इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा ना, वैसे ही ब्लैक मनी एक्ट का खुद का असेसमेंट प्रोसीजर था। काफ़ी सारी चीज़ें सेम लाइंस पे थी जो अपन ने पढ़ी है, बट दैट असेसमेंट प्रोसीजर वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी आप लोगों को असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे, सो अभी बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। मेन फोकस अपना होगा ऑन वैल्यूएशन, बस ध्यान देना। अभी ये जो चैप्टर है या ये जो एक्ट है, इसमें डायरेक्टली असेसी जो है उसको 30% टैक्स लग जाएगा, 30। नो सरचार्ज, नो HEC, फ्लैट 30% टैक्स। एवरी असेसी वुड बी लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30% इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझो आपके पास असेसमेंट करने का टाइम है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर आप वहां पे कर सकते हो ना अनडिस्क्लोज्ड इनकम और असेट को टैक्स? आंसर इज यस। वहां पे तो आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे करने में। बट मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया पता है? ब्लैक मनी एक्ट में क्या कवर होगा, कौन सी सिचुएशंस को वो लोग टारगेट करेंगे, कि अगर आप कोई चीज को इनकम टैक्स एक्ट में कवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर ब्लैक मनी एक्ट में भी लेके आओ। ब्लैक मनी एक्ट में क्या होगा पता है? 30% तो आपको टैक्स लगेगा। पेनल्टी जो है ना, पेनल्टी वो है 3 times ऑफ टैक्स अमाउंट। पेनल्टी आप देखोगे तो 3 times ऑफ टैक्स अमाउंट है। ये देखो, वेयर द टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट, 3 times द टैक्स सो कंप्यूटेड। पेनल्टी 3 times है। सो आप इधर भी लेके आ सकते हो अंडर ब्लैक मनी और उधर भी जा सकते हो, बट यस
इनकम टैक्स एक्ट में जाने, इनकम टैक्स एक्ट में आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स यू कैन नॉट इशू नोटिस। तब आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? तब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या? लेके यहां पे, दैट इज ब्लैक मनी। सो तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या है वो ऑप्शन? ब्लैक मनी एक्ट। दो चीजों पे अपना फोकस रहेगा। नंबर 1, अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड अनडिस्क्लोज्ड असेट। अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट वॉज अक्रूड, एंड अनडिस्क्लोज्ड असेट located outside India shall be charged to tax on its value in the previous year in which such asset comes to the notice of AO. So undisclosed income पे टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? तो समझो वो 16-17 की कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो 16-17 में लगेगा। बट यस, असेट के ऊपर टैक्स कब लगेगा? तो असेट जब एओ को पता चलेगा कि आपके पास असेट है तभी टैक्स लगा पाएंगे। तो जिस साल में एओ को पता चला कि आपके पास असेट है वो साल में आपको क्या लग जाएगा? टैक्स। अब ध्यान देना, अब यहां पे एक वर्ड एक्सप्लेन किया गया कि असेसी कौन होना चाहिए। असेसी, तो असेसी इज अ पर्सन being a resident in India in the previous year। असेसी कौन है? पर्सन है, या तो वो इंडिया में करंट ईयर में रेसिडेंट है, या फिर being a non-resident or not ordinarily resident in India in the previous year, who was resident in India either in the previous year to which the income referred to in section 4 relates, or in the previous year in which the undisclosed asset located outside India was acquired। देखो समझो, अब ये पॉइंट को समझो। समझो कि आपके पास फॉरेन में कोई असेट है। अब वो असेट आपने अक्वायर किया था आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया आपने अक्वायर किया है और इंडिया में समझो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। थोड़ा सा अगर आप याद करोगे ना, थोड़ा सा याद करोगे अगर आप, एक सेक्शन मैंने पढ़ाया था 139 सबसेक्शन 1, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके अंदर एक थर्ड पॉइंट करवाया था। पहला पॉइंट था कंपनी एंड फर्म जिनको रिटर्न फाइलिंग इज कंपलसरी। सेकंड था पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म जिसका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54 to 54 GB इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। थर्ड याद करो, अगर कोई पर्सन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, आइदर ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ही हैज अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट विच इज आउटसाइड इंडिया। तो आज अगर आपके पास फॉरेन असेट है और समझो आप इंडिया में R&OR हो, आपने वो असेट अपने रिटर्न में दिखाया ही नहीं है कि नहीं से आप इस साल ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, आपको दिखाना चाहिए फॉरेन असेट, नहीं दिखाया कि नहीं से आप ब्लैक मनी एक्ट में आ सकते हो। या फिर आप इस साल नॉन रेसिडेंट हो, सुनना बराबर से, इस साल नॉन रेसिडेंट हो आप, और जिस साल में असेट खरीदा था ना आउटसाइड इंडिया तब आप रेसिडेंट थे। इस साल नॉन रेसिडेंट हो तब आप रेसिडेंट थे। इस साल आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न में दिखाने की जरूरत भी नहीं है वो, क्योंकि वो प्रोविजन अप्लाई होता है R&OR कोई। तो इस साल आप नॉन रेसिडेंट थे, उस साल आप रेसिडेंट थे जब असेट खरीदा था, जब इनकम आई थी, कहने से जब इनकम आई थी या जब असेट खरीदा था तब आप रेसिडेंट थे, तो आपको इंडिया में टैक्स लगा होगा, तब आपको इंडिया में टैक्स लगना चाहिए था। सपोज आपने उस पर टैक्स नहीं भरा है, सपोज आपने उस पर टैक्स, क्योंकि रेसिडेंट थे ना आप लोग, वो साल में रेसिडेंट थे, इसका मतलब इंडिया में टैक्स आना चाहिए था आपको।
पर आपने नहीं भरा है, उसको भी हम अनडिस्क्लोज्ड मानेंगे। सो अनडिस्क्लोज्ड में दो असेसीज को कवर कर लिया है। पहला, जो लोग रेसिडेंट है करंट ईयर में। इनको क्यों कवर किया? जो लोग करंट ईयर में रेसिडेंट है, क्योंकि इनको अपने रिटर्न के अंदर असेट दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखाया तो अनडिस्क्लोज्ड मान लेंगे। एंड दूसरा, जो लोग अभी एनआर है या आरबी एनओआर है लेकिन पहले आर एंड ओआर थे, तो उनको तो इनकम पे टैक्स आना ही चाहिए था। वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल टू आर एंड ओआर, तो वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, लेकिन उन्होंने वो इनकम पे टैक्स नहीं भरा था या उन्होंने वो असेट दिखाया नहीं था। अब यहां पे डायरेक्टली ये पॉइंट पे आओ, अनडिस्क्लोज्ड असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये जो वर्ड आ रहा है अनडिस्क्लोज्ड असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब क्या है? एन असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी located outside India held by the assessee in his name or in respect of which he is a beneficial owner and he has no explanation about the source of investment in such asset, or the explanation given by him is in the opinion of AO unsatisfactory। आपके पास कोई असेट है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब शेयर्स है आपके पास। सो असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी, या तो आप उसके आपके नाम पे है, खुद के नाम पे है, या फिर यू आर अ बेनिफिशियल ओनर। मतलब क्या? आपने असेट समझो आपके स्पाउस के नाम पे खरीदा है, बट पैसा असेट में आपने ही डाला था, तो जो पर्सन पैसा डालता है यानी से वही तो बेनिफिशियल ओनर बन जाता है। एंड उस असेट को लेके आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एक्सप्लेनेशन जो आपने दिए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनडिस्क्लोज्ड असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ऊपर एक मीनिंग दिया है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट, द टोटल अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम of the assessee from a source located outside India and the value of undisclosed asset located outside India referred to in section 4 computed in the manner laid down in section 5। वो ठीक है, उसका कोई इतना मतलब नहीं है। अब मैं आपको जो जो पॉइंट्स याद रखने बोलूं बस वो याद रखो। नंबर 1, टैक्स रेट इज 30%। नंबर 2, दो लोगों को कवर किया है, जो लोग इस साल में रेसिडेंट हैं उन लोगों को कवर कर लिया, और जो लोग इस साल में एनआर है या आरबी एनओआर है लेकिन जब इनकम आई थी या जब असेट खरीदा था तब वो लोग आर थे, वो लोगों को कवर किया है। अब है ना, अब आपके पास असेट मिला तो आपको वो असेट जो है उस पर टैक्स कब लगेगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। अब एओ क्या करेगा? आपके पास एक असेट है, अब स्वयं जो है उसके पास एक असेट है, और समझो वो असेट आउटसाइड इंडिया है। 18-19 में आपने वो 18-19 है 8-9 में आपने वो असेट खरीदा था। 8-9 अब 8-9 में आपने असेट खरीदा था स्वयं, और एओ को पता चला है 24-25 में क्या कि वो असेट अनडिस्क्लोज्ड है। वो असेट क्या है? अनडिस्क्लोज्ड है। अब एओ क्या करेगा? तो एओ इस असेट पे आपको टैक्स लगाएगा। कब लगाएगा? 24-25 में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, टैक्स लगाएगा तो असेट की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू बस। तो अभी हमें वैल्यू कौन से दिन पे निकालनी है? तो हमें वैल्यू निकालनी है ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पे अपने को वैल्यू निकालनी है असेट की, 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर। फर्स्ट अप्रैल जो है
तब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है असेट की 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर. विच प्रीवियस ईयर? ईयर इन विच दिस असेट कम्स टू द नोटिस ऑफ असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर को जब पता चला वो प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट डे होगा वो दिन पे हमें असेट की वैल्यू निकालनी है. अब ध्यान देना. अब फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड असेट, वैल्यू ऑफ एन अनडिस्क्लोज्ड असेट, क्या वैल्यू होगी ऑफ अनडिस्क्लोज्ड असेट? तो अब आपको हर एक असेट का वैल्यूएशन दिया हुआ है कि कैसे आपको असेट का वैल्यूएशन करना है. सो देखो, अगर आपके पास बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, याद हो ये सारे असेट्स अपन ने देखे हुए ही है. समझो आपके पास कोई बुलियन मिला या ज्वेलरी मिला या कोई ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर्स मिला है. इस साल एओ को पता चला, इस साल में, कि आपके पास ऐसा कोई बुलियन ज्वेलरी है. तो अब इस साल की जो 1 अप्रैल होगी ना, इस साल की जो 1 अप्रैल होगी, 1 अप्रैल ऑफ 24, सो एओ जो है उसको प्रीवियस ईयर 24-25 में पता चला है. एओ को ये ईयर में पता चला कि आपके पास कोई अनडिस्क्लोज्ड असेट है, असेट. तो अब एओ क्या करेगा? अंडर ब्लैक मनी एक्ट 1424 को वो असेट की वैल्यू निकालेगा. और अगर आपके पास ये बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सारे असेट मिले हैं, ये सारे असेट अगर मिले हैं, तो फिर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एनआरवी ऑन वैल्यूएशन डेट, विच एवर इज हायर. तो समझो आपने एक बुलियन अक्वायर किया था 80 lakhs में, और आज समझो उसकी वैल्यू हो चुकी है 300 lakhs. तो फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी? 300 lakhs. और 300 lakhs पे हम आपको 30% डायरेक्टली क्या लगा देंगे? टैक्स. एनआरवी क्या होगी? तो उसके लिए असेसी में ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर. सो आप उसमें रिपोर्ट ले सकते हो. बैठा? दिमाग में बैठा? या तो कॉस्ट या तो एनआरवी, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर. उसके बाद अगर आपके पास कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, कोटेड, कोटेड मतलब लिस्टेड. अच्छा, ये कौन से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है जो लिस्टेड होंगे आउटसाइड इंडिया? जो लिस्टेड होंगे आउटसाइड. अबे भाई, अपन फॉरेन असेट्स देख रहे हैं, फॉरेन असेट एंड फॉरेन इनकम विच इज अनडिस्क्लोज्ड. तो उसका क्या लेना है प्राइस? आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द एवरेज प्राइस ऑन वैल्यूएशन डेट. व्हाट इज एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. मतलब 1 अप्रैल पे जो आपकी एवरेज प्राइस होगी वो आप लोगों को लेनी है. बैठ रहा है आपके दिमाग में? अब उसके बाद अगर समझो इफ द शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन वैल्यूएशन डेट, एवरेज प्राइस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द वैल्यूएशन डेट व्हेन सच शेयर्स वर ट्रेडेड. मतलब अगर समझो ये शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ है, कब? वैल्यूएशन डेट पे. समझो उस दिन स्टॉक मार्केट बंद था, तो स्टॉक मार्केट बंद था तो क्या नहीं से उस शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ रहेगा. तो शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ रहेगा तो हमें क्या लेना है? उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट लेना है. अगर तुम्हें याद हो ना, तो ऐसा अपन ने पहले भी किया है एक बार कि प्रीसीडिंग डेट का आपको वैल्यूएशन लेना पड़ेगा. याद आ रहा है आप लोगों को? ओके. अब ध्यान देना. अच्छा, इधर एवरेज प्राइस जो आपको लेना है वो लेना है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड बाय 2. वैसा एवरेज निकालना है यहाँ पे. यहाँ पे एवरेज में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड बाय 2 लेना है. चलो, अब अगर उस दिन पे शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ है, शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? उसके प्रीसीडिंग डेट.
आपको याद है अपन ने जब 112 पढ़ा था 112A, तो उधर अपने को हाईएस्ट प्राइस लेना था, और अगर 31 जैन 2018 पे ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो प्रीसीडिंग डेट का लेना था। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? सो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड बाय 2 करना है अपने को। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइड बाय 2, दैट इज योर एवरेज प्राइस, कॉस्ट और दिस एवरेज प्राइस विच एवर इज हायर। अगर आपके पास अनकोटेड शेयर्स है एंड सिक्योरिटीज है अदर देन इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, अदर देन इक्विटी शेयर्स, अनकोटेड, अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड, तो इट विल बी आइदर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। अगेन फॉर टू कैलकुलेट एनआरवी असेसी में ऑब्टेन अ रिपोर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर। और थोड़ा सा इधर ध्यान देना, क्या हटा दिया यहां से, क्या हटा दिया इन्होंने, इक्विटी शेयर्स हटा दिए, इक्विटी शेयर्स, जरा ये देखो ना, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, A प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पीई। कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? इस पे अपन ने बहुत बड़ा डिस्कशन किया हुआ है जब मैंने रूल 11 UAE करवाया था। A प्लस बी इज असेट माइनस एल इज लायबिलिटी। आप फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो ना, A प्लस, बस हो गया, इतना ही फॉर्मूला है। फिर क्या किया है अपन ने, मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पीई क्या है, तो जो भी समझो कि आपके पास XY प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स है, ये फॉरेन कंपनी है ऐसा समझो, और ये फॉरेन कंपनी के आपके पास 10,000 शेयर्स है, तो अब पहले तो ये कंपनी का नेटवर्थ निकालो, दैट इज A प्लस बी माइनस एल, और समझो ये कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है वो है 1 लाख शेयर्स, तो डिवाइड बाय करो 1 लाख PE, मल्टीप्लाई करो बाय PV, दैट इज 10,000 जो आपके पास शेयर्स है। कहने से आपको आपके शेयर्स की वैल्यू मिल गई, आपको आपके शेयर्स की वैल्यू मिल गई। व्हाट इज A प्लस बी माइनस एल, तो दैट इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, A प्लस बी माइनस एल, मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय PE, व्हाट इज PE, total amount of paid up equity capital, multiply by PV, the paid up value of such equity shares। सच मतलब जो आपके पास है। तो समझो मिस्टर ए जो है इसके पास 10,000 शेयर्स है XY लिमिटेड के, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। अब मिस्टर ए ने ये शेयर्स दिखाए नहीं थे अपने रिटर्न के अंदर, इस पे टैक्स वैक्स कुछ भरा हुआ नहीं है। अब क्या होगा, तो अब मिस्टर ए, आप पहले तो XY का नेटवर्थ निकालो A प्लस बी माइनस एल, डिवाइड कर दो बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज टोटल पेड अप कैपिटल, और मल्टीप्लाई करो आपके पास जो शेयर्स है उससे। ये मिस्टर ए को क्या मिल गया, तो मिस्टर ए को वैल्यू मिल गया ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। सो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का क्या वैल्यू लेना है, आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दिस कैलकुलेशन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। कॉस्ट तो हमेशा आएगा ही, आपने सपोज 50 लाख का असेट खरीदा है, भले ही उसकी वैल्यू आज 40 लाख हो गई, तब तो आपने 50 लाख में खरीदा था, मतलब 50 लाख इज अनडिस्क्लोज्ड। एंड लास्ट में यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगेन इट इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। तुम देखते जाओ ना, अभी तक सब में वही चल रहा है। एक डिफरेंस कहां पे आया, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कॉस्ट और एवरेज प्राइस, और दूसरा डिफरेंस कहां पे आया है, तो दूसरा डिफरेंस आया है इन केस ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर। सो अगर मैं कोटेड सिक्योरिटीज की बात करूंगा, कोटेड सिक्योरिटीज, तो इट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एवरेज प्राइस विच एवर इज हायर। अगर मैं अनकोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली इक्विटी शेयर्स, ओनली इक्विटी शेयर्स,
की बात करूंगा तो इट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ए प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पीई विच एवर इज हायर। बैठ रहा है ना दिमाग में। और उसके अलावा अभी तक हमने जो असेट देखे हैं, अभी तक हमने जो भी असेट देखे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी, ये सब अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये सब में देखो अभी तक क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। अब फ्रेंड्स, अब ये पॉइंट बराबर से समझो क्या है। समझो आपका एक बैंक अकाउंट मिला है इन लोगों को आउटसाइड इंडिया, और ये बैंक अकाउंट में जो भी ये बैंक अकाउंट था वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। सो जब बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था तो अब वो बैंक अकाउंट का वैल्यू क्या लेना है। तो देखो बहुत सिंपल लिखा है उन्होंने, क्या, द सम ऑफ ऑल अमाउंट, ऑल डिपॉजिट्स मेड इन द अकाउंट with bank since the date of opening of the account। बस इतना ही पढ़ो। अभी समझो कि आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया आउटसाइड इंडिया, ये बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ रहेगा प्लस ये बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉ हुआ रहेगा। मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं फॉरेन करेंसी डॉलर्स। समझो इसमें डॉलर 10,000 डिपॉजिट हुआ, फिर डॉलर 15,000 डिपॉजिट हुआ, फिर डॉलर 2,000 विड्रॉ हुआ, फिर डॉलर 13,000 डिपॉजिट हुआ, फिर डॉलर 12,000 डिपॉजिट हुआ, फिर डॉलर 5,000 विड्रॉ हुआ, फिर डॉलर 10,000 डिपॉजिट हुआ है। और अब एओ को पता चला क्या, क्या एसएससी के पास फॉरेन में एक अकाउंट है जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कितने पे हम टैक्स लगाएंगे। तो जितना भी डिपॉजिट साइड है ना, डिपॉजिट साइड उसका टोटल करो, बस डिपॉजिट साइड का टोटल करो, खत्म। 10 + 15 25 हो गया, 25 + 25 50 हो गया, 50 + 10 60, $60,000 इज वैल्यू ऑफ दिस बैंक अकाउंट। आपको विड्रॉवल देखना ही नहीं है, क्या देखना है, सिर्फ डिपॉजिट, स्टार्ट से लेके अभी तक कितना डिपॉजिट किया, दैट इज दी वैल्यू। मतलब $60,000 क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा ये बैंक अकाउंट का। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट समझना, वेयर अ डिक्लेरेशन ऑफ सच अकाउंट हैज बीन मेड अंडर चैप्टर 6 and the value of the account as computed in subclause 1 has been charged to tax and penalty under that chapter, the sum of all deposits made in the account with a bank since the declaration of such since the date of such declaration। सर ये चीज़ क्या आ गई नहीं, ध्यान से सुनो। ध्यान देना, जब ये ब्लैक मनी एक्ट बना था ना, ये पॉइंट पे अभी मैं ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करूँगा, सिर्फ सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ब्लैक मनी एक्ट बना था ना, बना था तो इन्होंने सामने से ना एक ये बोलते ना स्कीम बनाया था कि आप आके ना बता दो आपका कुछ अगर अनडिस्क्लोज्ड है तो आप सामने से बता दो हमें। तो उसमें उन्होंने डेट रखी थी 1 जुलाई 2015, क्योंकि ये एक्ट आपने यहां पे ही पढ़ा हुआ है फ्रॉम AY 1617। तो 2015 में इन्होंने बोला कि भाई आके एक काम करो, तुम सामने से अगर कुछ बताना चाहो ना तो बता सकते हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट। सो आप सामने से आके क्या करो, बता दो, क्या बता दो सामने से कि हमारे ये असेट अनडिस्क्लोज्ड है। बोलो आ रहा है समझ में आपको। सो ऐसा उन्होंने प्रोविजन बनाया था। अब समझो हुआ ये कि आपका एक बैंक अकाउंट था
जो आपने सामने से जाके बता दिया था। तो वो लोग ने क्या किया होगा, वो टाइम तक जितना भी आपने डिपॉजिट किया होगा, वो टाइम तक जितना भी आपने क्या किया होगा, डिपॉजिट किया होगा, कहने से वो सबका आप टोटल कर लिया होगा उन्होंने। वो सबका टोटल करके उन्होंने क्या किया होगा, कहने से उस पर आपसे टैक्स ले लिया। अब क्या हुआ पता है, अब आपको ऐसा लगा क्या कि चल भाई अपन ने बैंक अकाउंट अभी तो दिखा दिया, अब आगे से अपन ये बंद कर देते दिखाना। अब थोड़ी आएंगे, अपन ने सामने से ऑनेस्टी करके बता दिया कि भाई नहीं हमारा था, अब इसको हाइड कर देते, अब नहीं बताना है इसको। समझ में आ रहा है? तो अब वही पॉइंट को उन्होंने टारगेट किया कि अब तुमने नहीं बताया, पहले बता दिया, फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं अब नहीं बताएंगे हम लोग। मतलब उसके बाद जो भी डिपॉजिट्स हुए, जो भी इनकम आई, वो सब आपने कुछ नहीं डिस्क्लोज किया। तो अब वो पॉइंट को उन्होंने टारगेट किया है। पढ़ो अभी सेकेंड पॉइंट, आ रहा है समझ में? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद से जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ रहेगा, यानी से उसको हम कंसिडर करेंगे फिर अभी वापस से। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है, नोट वेर एनी डिपॉजिट ऑफ एनी विड्रॉवल फ्रॉम द अकाउंट एंड सच डिपॉजिट शेल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द अकाउंट। मतलब क्या, समझो आपको ऐसा दिया है कि $10,000 आपने डिपॉजिट किया, $12,000, $13,000, 3,000 विड्रॉ किया, और यही 3,000 जो विड्रॉ किया वही वापस से 3,000 डिपॉजिट किया। तो अभी 3,000 विड्रॉ करके 3,000 डिपॉजिट आपने किया होगा, तो 10 + 12 + 13 मतलब आपके बैंक अकाउंट की वैल्यू हो जाएगी $35,000। बैठ रहा है आपके दिमाग में? सो अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ करोगे और वही डिपॉजिट करोगे, शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट यस, ये डिपॉजिट किया तुमने, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया, ये सब तुम्हें एओ को प्रूव करना पड़ेगा कि वही पैसा डिपॉजिट हुआ है। मतलब वो फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैंने वो डिपॉजिट किया, वो भी चेक करेगा कि भाई विड्रॉ किया उसके बाद ये डिपॉजिट किया, तो ये प्रूव कर भाई तू पहले कि यही पैसा डिपॉजिट हुआ है। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखेंगे, वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन पार्टनरशिप फर्म एओपीबी और एलएलपी। इसका मतलब क्या कि समझो आप आउटसाइड इंडिया एक फर्म में पार्टनर हो और आपने बताया ही नहीं था कि आप पार्टनर हो फर्म में। सो आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है ना इन पार्टनरशिप फर्म, या आपके पास इंटरेस्ट है इन दैट एलएलपी, या आपके पास इंटरेस्ट है इन दैट एओपी विच इज आउटसाइड इंडिया, और वो आपने बताया हुआ नहीं है। आ रहा है समझ में? आ रहा है आपको? पढ़ो जरा, यहां से लेके यहां तक पढ़ो। देखो इधर, अभी समझो कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर एक्स है। ये तीनों ने मिलके एक फर्म बनाया हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है? इसके पास ये जो मिस्टर ए है, इसने 20 लाख का कैपिटल था ये फर्म के अंदर,
ये मिस्टर ए ने 20 लाख का कैपिटल डाला था फर्म के अंदर, इसने 30 लाख का कैपिटल डाला था और इसने 25 लाख का कैपिटल डाला था। 30 लाख एंड 25 लाख, टोटल 75 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था फर्म के अंदर, बराबर। सो फर्म में टोटल 75 लाख का कैपिटल गया था। अब आपको है ना, आपको मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सब कुछ। मिस्टर एक्स जो है वो ब्लैक मनी एक्ट में कवर हो गया। मिस्टर एक्स जो है उसने ये जो फर्म के अंदर उसका इंटरेस्ट था वो दिखाया नहीं। तो अब जब पता चला इन प्रीवियस ईयर 24-25 AO comes to know that Mr. X is partner in a firm, तो इसने क्या कर दिया, ब्लैक मनी एक्ट जो है उसमें ये एसएससी को लेके गया। अब हम ये मिस्टर एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट है उसका फर्म के अंदर, तो पहले तो आप क्या करो, फर्म के नेट असेट्स देखो कितने, नेट असेट्स, नेट असेट्स देखो, ये देखो यहां पे क्या लिखा है, द नेट असेट ऑफ द फर्म। व्हाट इज नेट असेट? नेट असेट्स मतलब और कुछ नहीं है, दिस इज योर नेट वर्थ। समझो फर्म की नेट वर्थ वो टाइम पे है 200 लाख। कितनी है फर्म की नेट वर्थ? 200 लाख। तो इसमें से पहले तो मिस्टर ए, बी एंड मिस्टर एक्स जो है उसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था फर्म में? इट वॉज 20, 30 एंड 25। 20, 30 एंड 25 ये कैपिटल था, बराबर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, उतना पैसा हटा दो, मतलब 75 लाख हट गया, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 125 बचा, 125। अब पढ़ो, द नेट असेट्स ऑफ द फर्म पहले निकालो। देयर आफ्टर द पोर्शन ऑफ नेट वेल्थ ऑफ द फर्म as is equal to the amount of capital shall be allocated among its partners or members in the proportion in which the capital has been contributed। बराबर कर दिया। द रेसिड्यू मतलब मेरे एग्जांपल में 125 lakhs of the net asset shall be allocated in dissolution ratio or PSR in the absence of dissolution ratio। So अब आपको क्या देखना पड़ेगा, इनका डिसोल्यूशन रेशियो देखना पड़ेगा। सो अगर समझो आप लोगों को डिसोल्यूशन रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, 1:2:3, तो आपको समझ में आना चाहिए बैलेंस में से मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स, उसको हम कितना अलोकेट करेंगे? 125 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6। बैठ रहा है आपके दिमाग में, चीज़ें जा रही है। सो ये कितना आ जाएगा? 62.5 लाख। और मिस्टर एक्स आपका इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा 25 लाख प्लस 62.5 लाख। ये आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। सो इस तरह से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा अगर किसी पर्सन का फर्म के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। तो गया भेजे में ये वैल्यूएशन। अगर डिसोल्यूशन रेशियो नहीं है ना तो पीएसआर में डिवाइड कर देना। और इसके अलावा कोई दूसरा असेट रहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर। अब
यहाँ पे अगर समझो नेट वर्थ 70 लैक्स है, 70 लैक्स आप बोल रहे हो नेट वर्थ, देखो प्रोविजन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट उसके लिए, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन में अगर बोलने जाऊं तो फिर आपने इन्वेस्ट तो कहना ही से 25 लाख किया ही है फर्म के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूं कि 25 लाख इज लाइक अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू यू। तो मेरे हिसाब से फिर वो टाइम पे आपको 25 लाख लेना चाहिए, समझा? क्योंकि 25 लाख आपने दिखाया ही नहीं होगा। ये तो क्या है, 25 लाख बढ़ गया है, अभी प्रॉफिट आया है तो वो बढ़ गया है। क्लियर हुआ? यस, एक से वॉइस क्लियर है मेरा? अच्छा, सो मेरे हिसाब से फिर आयुष वहां पे 25 लैक्स दिखाना चाहिए। 25 लैक्स इज लाइक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इंटरेस्ट इन द फर्म। चलो, अब इसके अलावा जो भी असेट्स बच गए आपके, इसके अलावा जो भी असेट्स आपके बच गए वो सब क्या हो जाएंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर्ड बिफोर वैल्यूएशन डेट। समझो आपने एक असेट परचेज किया था इन 2008 एंड 9, जब उसकी कॉस्ट 10 लाख थी। यही असेट आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इन 22-23, सेलिंग प्राइस आपका जो आया वो आया 200 लैक्स, और एओ जो है ना, एओ को पता चला इन 24-25 कि दिस असेट वॉज अनडिस्क्लोज्ड, या अनडिस्क्लोज्ड असेट है। ये जो असेट है इसकी 1 अप्रैल 2024 पे अपने को वैल्यू निकालनी चाहिए, वैल्यू बराबर वैल्यूएशन होना चाहिए, बट हमने तो उसके पहले ही असेट को बेच दिया है। हम क्या करते नॉर्मली, नहीं बेचते तो कॉस्ट लेते या एनआरवी लेते ऑन दिस डेट विच एवर इज हायर। अभी तो हमने ये असेट को बेच दिया है, जब हमने असेट को ही बेच दिया ये दिन पे, ये दिन से पहले, तो क्या करेंगे? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द असेट, आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, सो वो वैल्यू हो जाएगी 200 लैक्स। बैठा दिमाग में? नीचे देखो और क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू वेयर सच असेट वॉज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बिफोर द वैल्यूएशन डेट। सेम लाइंस पे असेट आपने परचेज किया 8-9 में, जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। यह असेट ट्रांसफर हुआ इन 22-23। सुनो अभी, या तो यह असेट समझो आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, यहां पे आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया, या फिर आपने किसी को ट्रांसफर किया। सेलिंग प्राइस जो था ना, सेलिंग प्राइस वो था 150 लैक्स, जबकि यहां पे मार्केट वैल्यू था 200 लैक्स। मतलब आपने बेचा किसी को, लेकिन कितने में बेचा? कम में बेचा, या फिर किसी को ऐसे ही दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, और फिर एओ को पता चला 24-25 में, तो 1424 को अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी? आइदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी विच एवर इज हायर। सो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड एफएमवी? वापस से 200 लैक्स। शॉर्ट में अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन में बेच दोगे तो जो भी आपका एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा
कहने से उसी को हम कंसिडर करेंगे। एंड अगर आप लोग एडिक्वेट कंसिडरेशन में नहीं बेचोगे, एडिक्वेट कंसिडरेशन में नहीं बेचोगे, तो फिर हम आपका फेयर मार्केट वैल्यू ले लें। समझा इतना? ओके। नेक्स्ट नीचे आप लोगों को एक नोट दिया है, पढ़ो क्या लिखा है। हेलो, वेयर हेलो, where a new asset is acquired out of the consideration received on account of transfer. हेलो, 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 ये हेलो 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 हेलो, हेलो, हाँ अभी आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वेयर न्यू असेट इज अक्वायर्ड out of the consideration received on account of transfer of old asset or withdrawal from the bank account, the fair market value of old asset or bank account shall be reduced by the amount of consideration invested in new asset. थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ ये पॉइंट पे, बहुत लॉजिकल है ये पॉइंट। कि अगर समझो आपने कोई असेट खरीदा था 20 लाख का, यह असेट 30 लाख में बेच दिया, कॉस्ट 20, सेलिंग प्राइस 30 वाला ही असेट आपने यूज़ किया और न्यू असेट खरीदा 50 लाख का। अब मैं क्या बोल रहा है कि 50 लाख का असेट खरीदा आपने, तो आपको समझ में आ रहा है 50 लाख में ऑलरेडी वो 30 लाख इंक्लूड हो चुका है। तो वो लोग वही बोल रहे हैं क्या, वेयर अ न्यू असेट इज अक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड असेट। या फिर आपके पास एक बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट में $100 लाख थे आपके पास, आपने विड्रॉ किए और कोई असेट खरीदा 100 लाख का। आ रहा है समझ में? तो देखो, वेयर न्यू असेट इज अक्वायर्ड, कहाँ से अक्वायर किया?
out of a consideration received on account of a transfer of old asset or withdrawal from a bank account. या तो पैसा विड्रॉ किया था. The fair market value of old asset or bank account shall be reduced by the amount of consideration invested in the new asset. तो ओल्ड असेट की वैल्यू, ये नया असेट आ गया 100 lakhs का, इतना इन्वेस्ट किया, तो ऐसा समझ लो अब बैंक अकाउंट सपोज अनडिस्क्लोज था, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0. समझा ना? एक असेट की वैल्यू दूसरे में इंक्लूड हो चुकी है ना, नहीं तो फिर डबल टैक्स हो जाता. चलो अब क्या लिखा है? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी यूज्ड टू डिटरमाइन एफएमवी. अंडरस्टैंड, आपके पास जो असेट होगा वो फॉरेन असेट होगा, तो उसको अपने को अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रुपीस. तो अपने को कौन सा करेंसी चाहिए वो यहाँ पे दिया है. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट डिटरमाइन इन करेंसी which is one of the permitted currency designated by RBI has to be converted into Indian rupees as per the reference rate of RBI on the valuation date. वापस पढ़ो ये पॉइंट. और उसके बाद सेकेंड पॉइंट पहले देखते हैं, फिर दोनों साथ में एक्सप्लेन करता हूं. वेयर an FMV of an asset is determined in currency other than one of the permitted currency designated by RBI, then such value shall be converted into US dollar on the date of valuation as per the rate specified by the central bank of the country in which the asset is located. Such US dollar shall be converted into Indian currency as per the reference rate of RBI on the date of valuation. And last, where the central bank of the country does not specify the rate of conversion from its local currency to US dollar, then such rate shall be one as specified by any other bank regulated under the laws of that country. अब इसका मतलब क्या? देखो, पहले तो आ रहा है यहाँ पे FMV of an asset determined in currency which is one of the permitted currency designated by RBI. अब क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई वो एक लिस्ट देता है करेंसीज का जिसका एक्सचेंज रेट वो लोग फिक्स करते हैं. मतलब सारी कुछ ऐसे कंट्रीज है जो बहुत ही यू कैन से बैकवर्ड है, उसका आरबीआई कोई रेट वेट देता नहीं है. तो जो करेंसीज का रेट है, मतलब आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट डिटरमाइन इन अ करेंसी विच इज़ वन ऑफ द परमिटेड करेंसी डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जैसे डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गया, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. सो अभी क्या हो गया कि उसको तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो रुपीस में, एक्सचेंज रेट ले लो और डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो. बट सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट इज डिटरमाइंड इन अ करेंसी अदर देन वन ऑफ द परमिटेड करेंसी डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई. कोई ऐसी करेंसी है जिसका आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, तो क्या करेंगे? तो हम वो करेंसी को कन्वर्ट करेंगे पहले इनटू यूएस डॉलर्स. जो भी वहां पे सेंट्रल बैंक होगा, जो भी कंट्री है, समझो कंट्री ए है, कंट्री ए का जो करेंसी है इज नॉट द परमिटेड करेंसी बाय आरबीआई. तो कंट्री ए का जो भी सेंट्रल बैंक होगा ना, वो सेंट्रल बैंक जो होगा, कंट्री ए का जो भी करेंसी होगा वो हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द रेट विच इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक, बाय यूजिंग द रेट विच इज गिवन इन सेंट्रल बैंक. और यूएस डॉलर से फिर हम उसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं आरबीआई के रेट के बेसिस से. और अगर वहां का सेंट्रल बैंक ऐसा कोई रेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ऐसा कोई रेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? एनी अदर बैंक रेगुलेटेड अंडर द लॉज ऑफ दैट कंट्री. एक बार तीनों पॉइंट्स वापस से देख लो. कोई करेंसी ऐसी है जो जिसका रेट आरबीआई ने दिया हुआ ये है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वो करेंसी से हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू रुपीस. समझो आपके पास कोई असेट मिला इन यूएस, डॉलर्स चलते हैं वहाँ पे, तो यूएस में डॉलर्स जो है, आपका असेट का जो वैल्यू आया वो आया $1 लाख. डॉलर का रेट होगा आरबीआई का, 1 अप्रैल पे रेट देखना है वैल्यूएशन डेट पे,
मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया। बट समझो कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका एक्सचेंज रेट अवेलेबल ही नहीं है आरबीआई के पास, तो फिर वो कंट्री की जो करेंसी है उसको पहले कन्वर्ट करो इनटू यूएस डॉलर्स बाय यूजिंग रेट विच इज गिवन बाय सेंट्रल बैंक देयर, एंड फिर यूएस डॉलर से रुपीस में लेके आओ। एंड अगर वहाँ का सेंट्रल बैंक रेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो फिर कोई भी दूसरा बैंक। चलो अब ये पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया था। द टोटल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट of any previous year would be the income from source located outside India which has not been disclosed in the return on or before due date under 139(1), 4 and 5. The income from source located outside India in respect of which a return is required to be furnished under 139 but no return has been filed under 139(1), 4 and 5. And last, the value of any undisclosed asset located outside India. वो लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर 1, ऐसी इनकम जो आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाई है और आपने 139(1), 4 and 5 में रिटर्न फाइल कर दिया था। The income from source located outside India which has not been disclosed in ROI on or before the due date furnished on or before the due date under section 139(1), 4 and 5. ऐसी इनकम जो आपने दिखाई भी नहीं है प्लस आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। एंड लास्ट, कोई भी असेट जो आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है। ये 3 चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों को हम ब्लैक मनी एक्ट में टैक्स करेंगे। सो आपने रिटर्न फाइल किया और कोई इनकम नहीं दिखाई, या आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, या फिर आपके पास कोई असेट है जो अनडिस्क्लोज्ड है। सो वो तीनों को हम ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है ये पॉइंट। एनी वेरिएशन मेड इन द इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया in the assessment of total income of any previous year of the assessee in accordance with 29, 43C, 57, 59 and 92C is not includable in undisclosed foreign income. अब ये चीज क्या है? Any variation made in the income from source outside India in assessment of total income of any previous year. इसका मतलब क्या? शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूं। समझो आपने रिटर्न फाइल किया था और आपने उसमें इनकम दिखाई थी 200 lakhs। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई हुए, 92C में असेसिंग ऑफिसर को पावर मिला ALP निकालने का। उसने ALP निकाला जिसके वजह से आपकी इनकम 200 की हो गई 220 lakhs बिकॉज ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस 92C। आर्म्स लेंथ प्राइस के वजह से आपकी इनकम बढ़ी है। ऐसा नहीं कि आपने इनकम नहीं दिखाई थी, इनकम दिखाई थी, बट आर्म्स लेंथ प्राइस गलत ले लिया था तो उसके वजह से आपकी इनकम बढ़ी है। तो फिर कहने से ये चीज अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम में नहीं आएगी। Any variation made in the income from a source outside India in the assessment of total income of any previous year of the assessee in accordance with the provision of 29, 43C, 57, 59, 92C of the Income Tax Act is not includable in total undisclosed foreign income. बैठा दिमाग में, बैठा ये पॉइंट। ये सारे सेक्शंस 29, 43C, 57, 59 एंड 92C, ये सारे सेक्शंस के वजह से अगर वेरिएशन आ रहा है ना, ये सारे सेक्शंस के वजह से वेरिएशन आ रहा है, यानी से वो वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो जो वेरिएशन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे।
बैठा, दिमाग में बैठा। लास्ट, द इनकम एंड असेट on which tax is levied under Black Money Act will not be taxed under Income Tax Act. चलो यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है। इजी है। No deduction in respect of any expenditure or allowance or set off of any loss would be allowed in computing total undisclosed foreign income and asset of any previous year. So कोई खर्चा वर्चा मिलेगा नहीं। चलो सेकेंड पॉइंट रीड करो, क्या है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड और थर्ड दोनों पढ़ो एक बार। चलो क्या लिखा है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एनी इनकम विच हैज सो फार बीन असेस्ड टू टैक्स विल बी reduced. However, the assessee has to furnish the evidence to the satisfaction of AO that the asset has been acquired from the income which has been assessed or assessable to the tax. If the deduction referred to in clause B above in respect of an income which is assessable or has been assessed to tax in relation to an immovable property, the quantum of deduction would be the amount which bears to the value of an asset as on the first day of the financial year in which it comes to the notice of AO, the same proportion as the assessable or assessed foreign income bears to the total cost of the asset. समझो, आपने इनकम अर्न की है, समझो इसमें से डिस्क्लोज्ड इनकम जो है ना वो है 20 लाख एंड कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 30 लाख की, मिलके आपने एक 50 लाख का असेट खरीदा। दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट, बराबर। अब ये असेट आपने 8-9 में खरीदा था, 24-25 में एओ को पता चला कि आपके पास ऐसा असेट है। ये असेट का उसने एफएमवी निकाला, कौन सी डेट पे, 1 अप्रैल 24। व्हाट इज एफएमवी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/24, जिसको हम एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज हायर। ये था 50 लाख, ये था समझो 80 लाख। कहने से वैल्यू आ गई 80 लाख, बट तुम्हें समझ रहे 80 का 80 लाख इज नॉट अनडिस्क्लोज्ड। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी आपका वैल्यू आया उसमें से जितनी भी इनकम आपने डिस्क्लोज की थी ना वो माइनस कर दो, जितनी भी इनकम डिस्क्लोज्ड इनकम जो थी उतना पोर्शन माइनस कर दो, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 60 लाख। सुनो, पहले इतना पार्ट बी में दिया हुआ है, सिर्फ ये बी का पार्ट है, बस पहले एक बार वापस रीड करो, फिर मैं दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। बराबर। सो ये आपका बी का पार्ट हो चुका। अब ध्यान से सुनो, अब जो सी वाला पार्ट है, सी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर समझो सेम एग्जाम्पल है, इफ आई टेक सेम एग्जाम्पल, इफ असेट विच वॉज अक्वायर्ड बाय द असेसी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और एनआरवी देखेंगे, विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 50 लाख, एनआरवी इज 80 लाख, हम 80 लाख ले लेंगे, ठीक है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 80 लाख जो आपने लिया ना, 80 लाख, उसमें से आप माइनस करना। कितना माइनस करना,
80 lakhs multiply by 20 lakhs divide by 50 lakhs. मतलब क्या, आपने जितना भी डिस्क्लोज्ड इनकम यूज किया था, डिस्क्लोज्ड इनकम 20 लाख था, टोटल इनकम 50 लाख था, आज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 80 हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आया आपको, इतना अमाउंट आप रिड्यूस कर देना. देखो नॉर्मल असेट में वो लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल असेट में डायरेक्टली 20 माइनस कर दो, बट तुम्हें समझ में आ रहा हो तो इधर क्या हो रहा है पता है, 20 के वजह से जो अप्रिसिएशन हुआ रहेगा ना, अप्रिसिएशन वो भी माइनस हो रहा है. 20 के वजह से जो अप्रिसिएशन हुआ रहेगा वो भी यहां पे माइनस हो रहा है. बैठा दिमाग में, बैठा आपके. सो ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर सी के अंदर. अब सी रीड करो, बट सी इज एप्लीकेबल ओनली 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 इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिस पॉइंट नंबर सी इज एप्लीकेबल. ठीक है, पढ़ो एक बार. बराबर, ओके. देखो पहले तो ये एग्जाम्पल देखो, ये वाला शांति से रीड करो. आया, समझ में आया? लॉजिकली बोलने जाऊं तो सारे असेट में यही बोलना चाहिए था जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया, क्योंकि आज अप्रिसिएशन तो कहने से बाकी असेट में भी तो हुआ ही है यार. बट ठीक है, अभी ये प्रोविजन है इसलिए फॉलो करना पड़ेगा. ओके, मुझे और एक एग्जांपल आपको दिखाना है यहाँ पे. ये वाला एग्जांपल देखो. एक असेट बेचा और दूसरा असेट खरीदा, तो जो पहले वाला असेट है उसकी वैल्यू कम कर देनी है अपने को, क्योंकि वो दूसरे असेट की वैल्यू में इंक्लूड हो गया ना, वो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब पहले तो आप लोगों को अगर ये वाला पार्ट लिखना हो, ये फॉर्म वाला पार्ट, वो एक नोट कर लो. एग्जाम्पल डन. ओके, एक मिनट. चलो, अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल क्या राज? इमूवेबल वाला, ये कि जो मैंने बुक में दिखाया वो वाला. ओके, बुक वाला. चलो, अब आप लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 करो सॉल्व फटाफट से. 1, 2, 3, 4.
5 क्वेश्चंस हैं इसमें, पांचों देख लो फटाफट से। देखे क्वेश्चंस, देखे। ओके सर, 2 मिनट, ठीक है। चलो डन। ओके, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चंस है, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इधर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है जो आप लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है, ध्यान देना, समझाता हूँ क्या है। चलो ध्यान दो, पहले तो पेनल्टी के प्रोविजन है। अभी पेनल्टी में कैसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला 3 टाइम्स पेनल्टी लगता है, 3 टाइम्स। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और भी सिखाई कि जब ये एक्ट आया था, यानी से आपके पास एक ऑप्शन था कि आप सामने से जाके असेट्स बता दो। तो वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया था पता है, वहाँ पे उन्होंने पेनल्टी 100% रखा था सिर्फ। यहाँ पे 300% है, वहाँ पे 100 था। कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना यार सामने से दिखाने में, तो इसीलिए पेनल्टी के प्रोविजंस थोड़े से रिलैक्स कर दिए गए थे वहाँ पे, जो वो स्कीम था उसके अंदर। सो पेनल्टी जो था वो 100% रखा था ऑफ टैक्स अमाउंट, अभी उन्होंने 300% कर दिया है ऑफ टैक्स अमाउंट, ठीक है। अब वेयर द टैक्स हैज़ बीन कंप्यूटेड in relation to undisclosed foreign income and asset, 3 times the tax so computed. Failure to furnish return in relation to foreign income and asset. And second पढ़ो, failure to furnish information in ROI or for furnishing inaccurate particulars about an asset located outside India. दोनों केस में 10-10 लाख का पेनल्टी। यहाँ पे पेनल्टी के अमाउंट्स तो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही है। देखो, एज अ टैक्स पेयर इफ सपोज यू आर R&OR, आपको याद है ना R&OR को अपने रिटर्न में फॉरेन असेट दिखाने पड़ते हैं। वो 139(1) में ही था ना, असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी। सो आपको असेट दिखाना ही पड़ेगा। सो अगर आप असेट दिखा रहे हो तो वो असेट जो है, जो आप बता रहे हो आउटसाइड इंडिया वाला, वो अगर रिटर्न में आपने बताया ही नहीं है, रिटर्न फाइल किया उसमें बताया ही नहीं है, रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ है, फेल्स टू फर्निश रिटर्न, रिटर्न ही फेल हो गया, फेल मतलब रिटर्न ही फाइल नहीं किया है इन रिलेशन टू फॉरेन इनकम एंड असेट, या फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन ROI और फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स अबाउट द असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों जगह पे 10-10 लाख का पेनल्टी।
अब ये जो है ना सेक्शन 42 एंड 43, उसमें नीचे देखो क्या दिया हुआ है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 42 एंड 43 would not apply in respect of an asset being one or more bank accounts having an aggregate balance less than or equal to 5 lakhs at any time during the previous year. बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर लेस देन और इक्वल टू कितना है 5 lakhs, तो फिर ये पेनल्टी नहीं लगाएंगे। नीचे एक नोट दिया है, अभी वो लोग ने यहाँ पे लिमिट जो रखी है वो 5 लाख रुपीज रखी है। बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया होगा तो वो फॉरेन करेंसी में होगा, तो यू विल कन्वर्ट दैट इनटू रुपीस, तो वो कन्वर्जन के लिए नीचे पॉइंट दिया है, पढ़ लो। अच्छा, इधर एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, ये पॉइंट तो है ही 5 लाख रुपीज़ वाला, 5 लाख रुपीज़ वाला पॉइंट था पहले से ही। अमेंडमेंट देखो यहाँ से हुआ है, पढ़ो ये। क्या हो रहा था कि कुछ लोग, समझो अभी आपने देखा ही होगा, इंडिया से बाहर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अब वहाँ पे उन्होंने कोई एक छोटा मोटा असेट ले लिया बाहर। अब असेट ले लिया, समझो कि वहाँ पे कुछ असेट खरीद लिए, 4 लाख का असेट था, फिर इंडिया में आ गए वो लोग, और जैसे ही इंडिया में आए फिर R&R जब बने, उन्होंने ये असेट डिस्क्लोज नहीं किया। अब सोचो 4 लाख का असेट है, पेनल्टी 10 लाख की है। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा कि भाई 20 लाख तक का रहेगा तो चल जाएगा अभी से, बट यस अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये नोट आपको अभी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे स्टार मार्क करके ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो तुम लोग। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स अरियर्स। टैक्स डिटरमाइन हो गया अंडर ब्लैक मनी एक्ट, बट अब वो टैक्स पेमेंट करने के अंदर आपका डिफॉल्ट हो चुका है, तो अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स अरियर्स। एंड लास्ट, फेलियर विदाउट रीजनेबल कॉज टू आंसर एनी क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय द टैक्स अथॉरिटी or to sign any statement made by him in course of any proceedings under the act, or to attend or to produce books of accounts or documents at a place or a time in response to summons issued under section 8. Under section 8. So it is in between 50,000 to 2 lakhs. 50,000 to 2 lakhs. So 50,000 से लेके 2 लाख का रेंज है। यहाँ पे कितना भी वो लोग लगा सकते हैं। याद रखना, ऑल पेनल्टीज आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। समझा? वो लोग को लगाना हो तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं। अब ये जो पेनल्टी है उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर एंड जॉइंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड if penalty is more than 1 lakh and the tax authority levying penalty is in the rank of income tax officer. So अगर income tax officer penalty लगा रहा है and penalty is more than 1 lakh, तो आपको higher authorities का approval चाहिए। And if penalty is more than 5 lakh and the tax authority levying penalty is in the rank of assistant commissioner, deputy commissioner, assistant director and deputy director. सो इन लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा आप लोगों को, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। एंड लास्ट, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब क्या कि अभी आप जेल में भी जा सकते हो। सो यहाँ पे आपको ऑफेंस दिया है, मतलब आपने क्या गलत किया और आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे 6 years to 7 years का जेल हो सकता है, 6 months to 7 years प्लस फाइन, 6 months to 7 years प्लस फाइन,
फिर यहाँ पे देखो 6 months to 7 years, 6 months to 7 years. यहाँ पे 3 to 10 years plus fine, 3 months to 3 years plus fine, एंड यहाँ पे 3 years to 10 years प्लस फाइन ऑफ 5 लाख to 1 करोड़. अब यहाँ पे आपकी गलतियाँ दी है, क्या क्या गलतियाँ हुई है. सो willful failure to furnish return previous year of foreign income and asset, including financial interest before the expiry of the assessment year by a person being resident other than not ordinarily resident. So आपने क्या किया है, रिटर्न जो है वो फाइल नहीं किया है, तो अब आपका ये ऑफेंस हो चुका है और हम आपको क्या लगा देंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस आ जाएंगे, आपको पनिशमेंट मिलेगा. सो विलफुल फेलियर टू फर्निश रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न आपने फाइल नहीं किया. विलफुल मतलब डेलिबरेटली, जानबूझ के आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है. विलफुल फेलियर टू फर्निश इन ROI any information about an asset located outside India by person being resident other than not ordinarily resident. क्या लिखा है, willful failure to furnish in return of income, मतलब क्या, रिटर्न फाइल किया लेकिन असेट की डिटेल्स नहीं दी. तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये और कुछ नहीं है, ये ऊपर जो सेक्शन 42 और 43 है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है. फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्जेबल और इम्पोजेबल अंडर द एक्ट बाय अ पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. फिर आ रहा है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ एनी टैक्स. आपने टैक्स की चोरी की है, फिर टैक्स फिक्स हो गया था, उसके पेमेंट में आपने चोरी की हुई है. मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन और डिलीवरिंग एन अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स नोइंगली. अबेटिंग और इंड्यूसिंग अ पर्सन टू मेक और डिलीवर अ फॉल्स स्टेटमेंट, अकाउंट और डिक्लेरेशन knowing or to commit an offense under section 51 subsection 1. एंड लास्ट, अगर आप कोई सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करोगे, मतलब वापस से कर रहे हो ऑफेंस, तो फिर खत्म. फिर आप लोगों को पनिशमेंट देखो 3 से 10 साल और फाइन 5 लाख से 1 करोड़. नीचे आप लोगों को जो जी चीज़ें दी गई है वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिंपल है. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आज फाइन होगी और इम्प्रिजनमेंट होगा. ये देखो सब जगह पे फाइन लिखा और जेल में भी डालेंगे. तो तुम समझो कंपनी और ये सबको जेल में थोड़ी डाल सकते हैं. तो वो लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग जेल में किसको डालेंगे और फाइन किस पे लगाएंगे. सो वो वहाँ पे लिखा है, वेर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ पर्सन बीइंग अ कंपनी, द पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस इज इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. Then such company shall be punished with fine. Further, every person being director, manager, secretary, officer of a company would be proceeded against and punished in accordance with the provisions of this act. जेल में हम उन लोगों को डालेंगे जो कंपनी चला रहे हैं. यहाँ पे कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं है, यहाँ पे कंपनी में आपके सारे आ गए. HUF को भी वो लोग कंपनी बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म को भी वो लोग कंपनी बोलते हैं, AOP BOI को भी कंपनी बोलते हैं. सो ये बोल रहे कि फाइन हम वो पर्सन पे लगाएंगे और जेल में कौन जाएगा, जो वो पर्सन जो जिसको फाइन लगाए वो पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव शॉर्ट में. एंड लास्ट, अ पर्सन शेल नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर एन ऑफेंस अंडर 49 to 53 एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज. हायर अथॉरिटीज का सैंक्शन चाहिए होगा. बैठ रहा है दिमाग में. ये तो 2 चीज़ें, तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन तो इतना ही देख लेना, बाकी उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मेन तो ये जो वैल्यूएशन है और 5 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए, बस हो गया उतना ही. समझा? ब्लैक मनी एक्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, कुछ है नहीं चैप्टर में इतना. अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं अपन. 2 चैप्टर आज हो गए, 2 चैप्टर तो मतलब 2 सेक्शन, एक 14A करके सेक्शन हो गया और ब्लैक मनी एक्ट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस ख़त्म करते हैं अभी.
ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।